और बच्चों के डाउट? यस सर। और बच्चों बोलो क्या डाउट है? सर वो भेजा नहीं है सर, मेरे को लगा भेजा सर, पार्थ को भेज दिया मैंने। देखो, फोटो करंट तुम्हारा किस पे डिपेंड करता है? करंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, और नंबर ऑफ फोटोन डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी पे, राइट? यस तो सर। अगर तुमने इंटेंसिटी डबल की तो सैचुरेशन करंट डबल हो जाएगा, यस सर। राइट? अभी यस बी, सर। ऑप्शन बी की बात करो, तुमने फ्रीक्वेंसी डबल की है, मतलब फोटोन की काइनेटिक एनर्जी डबल होगी। हाँ सर। और हमने ऐसा क्वेश्चन पहले किया था। ये याद है? अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो जाती है। मोर देन डबल होती है। यस सर। तो इसलिए स्टेटमेंट ए करेक्ट, स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है? सर ऑप्शन बी दिया था पर उसमें। नहीं, वैसे हाँ रुको, फ्रीक्वेंसी डबल करने से इंटेंसिटी अपने आप डबल हो जाती है ना, नंबर ऑफ फोटोन चेंज नहीं होंगे। देखो हर एक फोटोन की एनर्जी डबल हो गई, यस सर। और नंबर ऑफ फोटोन्स तो उतनी ही है ना, हाँ सर। राइट? तो फ्रीक्वेंसी डबल करने से एनर्जी ऑफ वन फोटोन डबल हुई, इसलिए टोटल इंटेंसिटी भी डबल हो गई, और नंबर ऑफ फोटोन्स चेंज नहीं हुए।
हाँ यस यस ओके डाउट? देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए तुमको एसएचएम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो, एक चीज समझो। सबसे पहली बात, तुम्हारा जो एसएचएम होता है ना, जैसे मैं यहाँ पे एफ फोर्स लगा रहा हूँ और ये भी नेचुरल लेंथ है, तो बताओ ये एसएचएम की मेन पोजीशन कहाँ पे होने की? हम्म? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की मेन पोजीशन क्या बनेगी? सर वही बोल रहा हूँ, नेचुरल लेंथ के पास। नहीं, यहाँ पे लग रही है एक फोर्स लग रही है, राइट? तो जो मेन पोजीशन होती है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। तो बताओ, अभी नेचुरल लेंथ में इक्विलिब्रियम है क्या? नहीं, अभी तो नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं क्योंकि है, तो फोर्स मेन से पोजीशन स्ट्रेच है। तुम्हारी, हाँ, तो तुम्हारी वो इसलिए मेन पोजीशन नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ से क्या करना है? ये तुम्हारा एक्स नॉट कितना, एफ बाई के कर दे, जहां पे हाँ तुम्हारी सर। स्प्रिंग फोर्स और ये एफ दोनों आपस में बैलेंस कर जाएंगे। वो होगी तुम्हारी मेन पोजीशन, समझे? हाँ तो अभी तुम मेन पोजीशन से कितना दूर हो? एक्स नॉट दूर हो। तो तुम यहाँ पे एस एच एम करोगे विथ एम्पलीट्यूड एक्स नॉट के बराबर। ठीक है, मेन यस पोजीशन सर। से कितना दूर जाके तुम्हारी वेलोसिटी जीरो हो रही है वो तुमको देगा एम्पलीट्यूड। अब मान लो, है ना, कि तुम्हारा नेचुरल लेंथ इतनी है और तुम्हारा इनिशियल इलॉन्गेशन ऑलरेडी x1 है और यहाँ पे velocity 0 है। ठीक है, और ये हो गई तुम्हारी एक्स नॉट इक्वल टू एफ बाई के, ये हो गई तुम्हारी मेन पोजीशन, करेक्ट? हम्म। तो अब तुम्हारा एम्पलीट्यूड कितना बनेगा? इसके बराबर। और तुम्हारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा एक्स नॉट माइनस एक्स वन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। समझ में आया? हाँ सर। एम्पलीट्यूड पीछे और एम्पलीट्यूड आगे, उतने डिस्टेंस में वो ऑसिलेशन करेगा। तो सेम लॉजिक हमें यहाँ पे भी लगाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या है कि स्प्रिंग के दोनों एंड फ्री टू मूव है, राइट? और एक चीज समझ सकते हो, देखो, अगर इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो उसका मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होता है? इक्विलिब्रियम का डबल होता है क्या? इनिशियली नेचुरल लेंथ, देन मैक्स एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग कितना होता है? डबल ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। ये समझ में आ रहा है क्या स्टेटमेंट? हाँ सर। तो यही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। अभी तुम्हारी ये इनिशियल पोजीशन दी हुई है नेचुरल लेंथ की, और उसका इक्विलिब्रियम एलोंगेशन निकाल लो। तो इसका इक्विलिब्रियम एलोंगेशन कितना होगा? एट इक्विलिब्रियम क्या करेंगे? तुम्हारा जो 2m मास है, नीचे लग रहा है 2 mg, तो स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना आएगा? सर 4m का। अरे ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पॉसिबल नहीं है, रुको रुको रुको, सॉरी, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या कर सकते
अच्छा नहीं, हाँ इक्विलिब्रियम तो है ना, करेक्ट। यहाँ पे टेंशन तुम्हारी mg बन जाएगी एट इक्विलिब्रियम। यहाँ टेंशन mg के बराबर होगा, यस तो यहाँ टेंशन 2t बनेगी, वो 2mg के बराबर होगा, हाँ सर राइट। तो स्प्रिंग एलोंगेशन x नॉट कितना आएगा, 2mg/k होगा क्या? यस सर तो मैक्सिमम एलोंगेशन कितना हो जाएगा? सर 4mg/k है समझ में? यस सर तो ये कंपोनेंट तुम्हारा, ठीक है। और कोई डाउट? नो सर। स्टार्ट करें आगे। तो अपना एटॉमिक फिजिक्स खत्म हो गया, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या है न्यूक्लियस में? एटॉमिक नंबर क्या होता है तुम्हारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर z, है ना। फिर मास नंबर क्या होगा? सर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ना सर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। तो अभी हम बात करें सिर्फ न्यूक्लियस की। मास नंबर हो गया तुम्हारा a, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने बनेंगे? सर मास नंबर जितना a माइनस z। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये सर z प्लस n तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस क्योंकि वो न्यूक्लियस का पार्ट होता है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नहीं सर अब नहीं सर। अह, और जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का, होता है तुम्हारा r इक्वल टू आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3। आर नॉट तुम्हारा वैल्यू होता है 1.1 फेम्टोमीटर। कितना फेम्टोमीटर कितना होगा तुम्हारा? सर -14 ठीक है। अब अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी तुम्हारी कितनी बन जाएगी, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, है ना। अब टोटल मास कैसे बोल सकते हैं उसका? मान लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एक बराबर है ए, तो m इंटू ए कर दें क्या टोटल मास। एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली m है, तो टोटल मास कितना होगा, a इंटू m होगा क्या? यस सर यस सर। ठीक है। और टोटल वॉल्यूम कितना बनेगा, 4/3 डेंसिटी पाई का आर क्यूब, यानी कि 3/4 आर नॉट क्यूब इंटू ए होगा क्या, क्योंकि आर तुम्हारा आर नॉट इंटू ए पावर 1/3। ओके।
तो यहाँ पे तुम ए और ए काट दो तो क्या मिला 3m/4πr0 क्यूब विच इज कांस्टेंट। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी तुम्हारी कांस्टेंट रहती है, सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी लगभग सेम होगी। ये समझ में आया सबको? सर फ्रीज हो गया सर सर फ्रीज हो स्क्रीन, गई वो स्क्रीन। मूव नहीं हो। अभी हाँ यस सर। सर अब दिख रहा है। तो ये ए कट गया है ना, कहाँ तक नहीं दिखा तुमने, डेंसिटी से नहीं देखा था क्या? सर वो m नहीं इंटू सर। लिखा ना, उसके बाद से नहीं लिखा। हाँ m/2 है बाय वॉल्यूम, और तुम्हारे हाँ सर। रेडियस को रिप्लेस कर सकते हो r0 a/1/3 से, तो ये मिलेगा तुमको। तो ए कट गया तो तुम्हारी डेंसिटी हो गई जो कि हो जाएगी कांस्टेंट। ओके, तो ऑल न्यूक्लियाई हैव approximately same density। यह समझ में? यस सर। यस सर। अब बच्चों हम आते हैं, मास ऑफ वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन कितना होता है? इक्वल टू 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। और तुम्हारा मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और एनर्जी तुम्हारी वापस मास में कन्वर्ट हो सकती है, ये पता है ना? यस सर। करेक्ट। तो तुम्हारा जो वन एटॉमिक मास यूनिट है वो कितनी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये समझ में आया? यस सर। ओके, तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 1 एटम या 1 न्यूक्लियस loses 0.005 AMU mass, which converts into energy. How much energy is released by 1 mole?
क्या टाइम लग रहा है, बहुत आसान है तो 0.005 एम तुम्हारा कितनी एनर्जी देगा 1 एम रहता है 931 तो ये कितना देगा तुम्हारा 0.005 इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेक्ट यस सर तो 1 मोल कितनी देगा अब अगर नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो अप्रोक्सीमेटली 6 और 10 पावर 23 दे दो इंटू 0.005 इंटू ये 931 है ना उसको फिलहाल 900 ही रखो ठीक है और मिलियन मतलब 10 पावर 6 और ये कितना होगा तुम्हारा 1.6 10 पावर माइनस 19 इतना जूल्स आ जाएगा तो कितना हो रहा है 16 इंटू 5 80 हो जाता है तो मिलेगा 0.08 नहीं 0.0080 ठीक है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये मिलता है अब ये इंटू ये करो कितना आ रहा है और इंटू ये भी कर सकते हो सर 30 के आसपास 54 इंटू 0.0080 तो कितना आ रहा है तुम्हारा 432 1 2 3 4 डेसिमल ठीक है 10 की पावर कितना हो गया सर 30 into 10 to the power 10 10 बताया तुम्हारा 4.3 इंटू 10 टू द पावर 8 हो जाएगा जी ऐसा मतलब सर फिर फ्रीज हो गए अच्छा 2 0 फ्रीज हो गया अभी हाँ सर आ गया क्या आएगा 4.382 इंटू 10 की पावर 10 आ जाएगा ओके क्लियर यस सर यस सर अभी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एक पॉइंट समझो मुझे एक बात बताओ प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में रिपेल करते हैं कि नहीं हाँ सर तो न्यूक्लियस तुम्हारा स्टेबल कैसे होता है प्रोटॉन रिपेल करते तो न्यूक्लियस तो फट जाना चाहिए सर उसको बैलेंस करने पे शायद दूसरे तरफ से जो इलेक्ट्रॉन लग रहा है वो फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं होता और बताओ सर प्रोटॉन तक चारों तरफ से उसको ले लेते हैं क्या सर मतलब उसके चारों तरफ सराउंडिंग में चला जाता है उसको पूरी तरीके से कवर कर देते हैं इसको सर न्यूक्लियस को तो भी रिपेल तो कर रहे हैं ना सर न्यूट्रॉन्स रहेंगे सर प्रोटॉन्स के बीच में तो न्यूट्रॉन क्या कर रहा है सर उनको टच नहीं होने दे रहा है सर तो भी टच ने तो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो पता है ना हाँ सर बीच में कोई मीडियम हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यस सर फिर प्रोटॉन्स जो है रिपेल कर रहे हैं है ना बट रिपल्शन कौन बैलेंस कर रहा है न्यूक्लियॉन्स कौन
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या? मान लो मैंने 2 प्रोटॉन ले लिए, है ना, तो दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, करेक्ट, लेकिन इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। कौन सा अट्रैक्शन? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। ठीक है, तो ये फोर्स इससे ज्यादा होगी तो प्रोटॉन तुम्हारे एक दूसरे को दूर नहीं भागेंगे। आया समझ में? यस सर। ठीक है, सर पर वो क्यों लगेगी? क्यों लगती है मुझे नहीं पता, बस लगती है। ये क्यों लगती है वो अलग रीजन, अलग टाइप की फोर्स है। यस सर। वो तुम कोई फिजिसिस्ट है, बीएससी से किया होगा, ठीक है। तो तुम्हारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रही है जो कि रिपल्शन को बैलेंस करेगी, है ना, बट इट इज वेरी शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज मतलब ओनली 3 न्यूक्लियॉन्स अपार्ट, only 3 nucleons apart, 3 to 4 nucleons apart it will act। ठीक है, मतलब ये प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना, लेकिन ये प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। समझे? यस सर। तो ये दोनों का तो अट्रैक्शन हो रहा है, तो इनका मतलब रिपल्शन फोर्स बैलेंस होगी, पर अब इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स कैसे बैलेंस करें? तो वहां पे तुम्हारा क्या आ जाता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यूजिंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आया? तो इसलिए तुम्हारे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स का होना जरूरी है, वरना तुम्हारा न्यूक्लियस बन ही नहीं पाएगा। ओके, यस सर। मतलब मान लो न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं, तुम 5-6 प्रोटॉन से ज्यादा बड़ा न्यूक्लियस बना ही नहीं पाते, क्योंकि उसका रिपल्शन ज्यादा होता तो तुम्हारा न्यूक्लियस स्टेबल ही नहीं बनता। लेकिन क्योंकि न्यूट्रॉन्स रहते हैं तो वो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा देते हैं ओवरऑल, ना काइंड ऑफ मतलब बीच में गम की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो तुम्हारे प्रोटॉन्स जो है वो रिपेल नहीं होंगे। क्लियर हुआ? यस सर। राइट। अब यहाँ पे अगर तुम्हारा ग्राफ बने, यहाँ पे तुम्हारा z है और यहाँ पे a माइनस जेड, तो a माइनस जेड क्या सिग्निफाई कर रहा है बताओ? सर न्यूट्रॉन। सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर मैं एक लाइन खींचूं, ये तुम्हारी 45 डिग्री की लाइन, मतलब क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, करेक्ट? यस सर। यस सर। तो अब तुम्हारा जैसे न्यूक्लियस बड़ा होते जाता है तो प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन भी बढ़ते जाएगा, तो इसलिए हमें इस लाइन पे स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली, हमें ज्यादा न्यूट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। इसका जो ग्राफ बनता है अप्रोक्सीमेटली स्टेबल न्यूक्लियस का, तो कुछ ग्राफ ऐसा बनता है। मतलब जितना बड़ा न्यूक्लियस उतने ज्यादा न्यूट्रॉन्स बनते जाएंगे, तो तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा रहता है। जैसे हीलियम में बताओ कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन्स हैं? सर 2 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन। बहुत अच्छा। और कोई? अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? सर दोनों में 2-2 ही होगा। अल्फा में 2-2 है और हीलियम में? सर हीलियम में भी 2-2 ही है।
अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ठीक है। यस सर। लिथियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? लिथियम में कितने होंगे? सर किसमें? लिथियम में तीन प्रोटॉन होते हैं, राइट? यस सर। लेकिन 4 न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब देखो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज, ओके। इसलिए तुम्हारी स्टेबिलिटी की क्या चाहिए हमें? एक्स्ट्रा न्यूक्लियस चाहिए, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स चाहिए न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। नहीं तो प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में रिपेल करेंगे, न्यूक्लियस तुम्हारा स्टेबल कभी नहीं हो पाएगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है। अब समझते हैं हम कॉन्सेप्ट बाइंडिंग एनर्जी का, या मास डिफिकल्ट समझते हैं। एक सिंपल सा पॉइंट, मान लो हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम में क्या है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है क्या? तो मास ऑफ हीलियम तुम्हारा 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। मैं यहाँ पे कौन सा साइन लगाऊं बीच में, बताओ? इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? सर मास सर। सर मास ज्यादा होगा ना? देखो 2 प्रोटॉन है हीलियम में, 2 न्यूट्रॉन है ना? तो हीलियम का टोटल मास इसके बराबर होगा, इससे ज्यादा होगा, इससे कम होगा? सर टोटल मास ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। सर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे ना? अच्छा, इलेक्ट्रॉन को इग्नोर करो, सिर्फ न्यूक्लियस की बात करो। इलेक्ट्रॉन को इग्नोर करो, सिर्फ न्यूक्लियस देखो। सर फिर बराबर इक्वल होगा। होगा। लेकिन एक्चुअली इक्वल नहीं, ओके। अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अलग अलग लेता हूँ, एक सिंगल मैंने प्रोटॉन का मास मेजर किया, एक सिंगल न्यूट्रॉन का मास मेजर किया, और मैं फिर टोटल मास निकालूं, तो एक्चुअल हीलियम के मास से ज्यादा आता है। दैट मीन्स क्या? सम मास इज लॉस्ट डिफेक्ट है सर। व्हेन अ न्यूक्लियस इज फॉर्म। ये समझ में आया? यहाँ पे हम मास डिफेक्ट डेल्टा एम कैसे डिफाइन करते हैं? z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या है तुम्हारा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और माइनस हम क्या करेंगे? मास ऑफ हीलियम, ठीक है। लेकिन हीलियम के मास में से ऑब्वियसली क्या करते हैं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट ये नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। समझ में आया मतलब? सर ये ये कंजर्वेशन ऑफ मास के खिलाफ नहीं जा रहा है? हाँ, ये गड़बड़ हुई थी पहली बार जब सबको पता चला कि अरे ये ऐसा क्या होता है, मास कैसे गायब हो सकता है, राइट? वही तो सर। लेकिन आइंस्टीन ने इसके पीछे रीजन बताया था। अब वो क्या रीजन बताया था वो मेरे पल्ले तो पड़ा नहीं, तुम लोग के पल्ले पड़ जाए तो मुझे बता देना, है ना? लेकिन आइंस्टीन ने इस चीज को प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। और आइंस्टीन ने ये बोला कि भाई जो तुम्हारा मास लॉस्ट है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। मास लॉस्ट
कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, कितना एनर्जी, E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर के बराबर। अब ये फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, राइट? हाँ सर। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था कि 1 AM में तुमको कितना एनर्जी देगा, 930। 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आया समझ में? सर लेकिन तो न्यू मास तुम्हारा गायब नहीं हो रहा है, वो बस किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, ये सर। आप कुछ बोल रहे थे आयुष? सर लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो वहीं का वहीं है सर, सेम का सेम। हाँ, थोड़ा उनका मास कम हो गया ना। सर मतलब उससे उससे भी छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, यही प्रूव करना चाहता था क्या? नहीं, सर तो ये तो अंतिम सीमा है सर मास का। नहीं, देखो सिंपल सी बात ये है कि प्रोटॉन अकेला है तो उसके बाद उसका पूरा मास रहेगा, लेकिन जैसे ही प्रोटॉन किसी से कंबाइन होता है तो उसका मास कम हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, मतलब यस ये बोलना कि प्रोटॉन से छोटा मास एग्जिस्ट करता है वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन अकेला है तो उसका मास पूरा है, लेकिन जब न्यूक्लियस बनता है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन का मास कम हो गया, पर न्यूक्लियस का ओवरऑल मास तो प्रोटॉन से ज्यादा ही है ना। हाँ सर। सर मेरे ख्याल से ना इसलिए सर क्वार्क्स लेप्टॉन्स ये सब का थ्योरी आया होगा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से बहुत सारे पार्टिकल्स और निकले थे, धीरे-धीरे पता चला। ठीक है, हाँ सर। मतलब प्रोटॉन भी तुम्हारा किससे बना होता है? प्रोटॉन भी 3 क्वार्क का बना होता है, इलेक्ट्रॉन हाँ भी सर 3 क्वार्क से बना होता है। 3 क्वार्क। अब वो क्वार्क्स में भी कोई क्वार्क ऐसा है जिसके पास मास है, कोई क्वार्क ऐसा है जिसके पास मास नहीं है। तो वो काफी डीप थ्योरी होगी जो कि 11th-12th के सिलेबस में नहीं आ सकती है, वो सीधे चली जाती है तुम्हारी कॉलेज हाँ में। सर। बस सिंपल सा तुमको यहाँ पे क्या समझना है कि भाई जब भी कोई न्यूक्लियस बना तो उसमें मास थोड़ा गायब हो जाता है। वो मास कहाँ पे गायब हुआ? एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, सन यस जो है, सन में भी तो यही हो रहा है। सन में तुम्हारे हाइड्रोजन जो है कंबाइन होकर बना रहे हैं बड़े न्यूक्लियस। ठीक है, तो जब बड़ा न्यूक्लियस बना तो थोड़ा मास गायब हो गया, वो मास कन्वर्ट हुआ एनर्जी में, और वही एनर्जी हमको सन से मिलती है। ठीक है, समझ लो। यस सर। तो सन के केस में क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन तुम्हारा कंबाइन होकर क्या बना रहा है? हीलियम बना रहा है। ठीक है, यस सर। है ना? वो एग्जैक्ट रिएक्शन याद नहीं है, तो ऐसे समझो कि हाइड्रोजन कन्वर्ट्स इनटू हीलियम प्लस मास लॉस्ट, है ना? मास लॉस्ट, और तुम्हारा जो मास लॉस्ट हुआ वही तुम्हारा किसमें कन्वर्ट हुआ? इनटू एनर्जी। ठीक है, तो यही एनर्जी जो है हम रिसीव करते हैं। सर ये तो हाइड्रोजन से हीलियम तो सर न्यूक्लियर स्टेट में होगा ना? हाँ, तो मास लॉस तो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं ना, हाँ इलेक्ट्रॉन की सर। थोड़ी बात कर रहे हैं। ठीक है, राइट। चलो, अभी तुम्हारा आता है कॉन्सेप्ट बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? बेसिकली देखो, तुम्हारा जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स अलग अलग है ना, इनको जब तुम कंबाइन करोगे तो क्या होता है? तो न्यूक्लियस बनता है क्या? यस सर। है ना, ये तुम्हारा न्यूक्लियस बना, तो उसके अंदर तुम्हारी क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। ओके, यस सर। मैं लिख देता हूँ सेपरेट पी एंड एन, तो तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियस फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो रहा है।
तो एनर्जी रिलीज होगी। अब मैं इसको रिवर्स में भी ले जा सकता हूँ। रिवर्स में कैसे? अगर मैं न्यूक्लियस डिस्ट्रक्शन करूं, मतलब तुम्हारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सबको मैं अलग कर दूं, तो क्या होगा? मुझे उनको अलग करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो बस ये तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है? एनर्जी रिलीज्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू सेपरेट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये तुम्हारी एनर्जी क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कैसे होगी? सिंपल सी बात है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम मैंने अभी बताया था क्या होता है? मास डिफरेंस। ठीक है, आ समझ में? यस सर। यस सर। ये होगी तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी। तो अब यहाँ पे देखो तुम, हाँ चलो ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी समझ में चाहिए। अब यहाँ से हम डिफाइन करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये क्या होगा तुम्हारा? बाइंडिंग एनर्जी बाय एटॉमिक मास, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैंने डिवाइड कर दिया। तो क्या होगा तुम्हारा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, अब देखो तुम्हारा इसका यूज क्या है। टू कंपेयर which nucleus is more stable, we use binding energy per nucleon। ऐसा क्यों? Because binding energy of heavier nucleus is always more than BE of smaller nucleus। ठीक है, बड़े न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा होगी छोटे न्यूक्लियस से, लेकिन अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कंपेयर करें तो वो पॉसिबल है कि भाई बड़े न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक्चुअली कम हो। ये समझ में आया? यस सर। ओके, तो इसी के बेसिस पे तुम्हारा ग्राफ बनता है। अगेन एक दूसरा ग्राफ बनेगा। यहाँ पे मैं रखता हूँ मास नंबर, यहाँ पे रखता हूँ मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो मुझे देगा कि भाई स्टेबिलिटी कर्व दे रहा है कि कौन सा ग्राफ सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तुम्हारा ग्राफ में कुछ ऐसा बनता है उस केस में। और जो सबसे ऊपर है मोस्ट स्टेबल, वो है तुम्हारा आयरन। आयरन का मास नंबर कितना होता है? 57। मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। आया समझ में? यस सर। यस सर। तो अब जरा देखो, तुम्हारे छोटे न्यूक्लियस भी कम स्टेबल है कंपेयर टू आयरन, बड़े न्यूक्लियस भी कंपेयर टू आयरन कम स्टेबल है। तो सब लोग आयरन बनना चाहते हैं, है ना? हाँ सर। तो छोटे न्यूक्लियस तुम्हारे आयरन कैसे बन सकते हैं? फ्यूजन के थ्रू। और बड़े न्यूक्लियस तुम्हारे आयरन कैसे बन सकते हैं? फिजन। फ्यूजन मतलब छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होकर बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाए, फिर ये कंबाइन होकर और बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, फिर ये कंबाइन होकर और बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, तो आयरन मिलेगा। ऐसा समझ में? यस सर। तो वो फ्यूजन करना चाहते हैं, बस उनको इनफ एनर्जी मिल जाए फ्यूजन करने के लिए। सिमिलरली जैसे मान लो यहाँ पे बड़ा न्यूक्लियस है, तो वो फ्यूजन करेगा तो छोटे न्यूक्लियस बनेंगे जो कि ज्यादा स्टेबल होंगे।
अब ये छोटे न्यूक्लियस और टूटेंगे तो मुझे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस मिलेगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ये बताओ। सर 5.5 के आसपास आ रहा है, 5.6। ऑप्शन बी। हाँ सर बी। तो तुम्हारे यहाँ पे मास डिफेक्ट कितना है? 0.042। तो इंटू 931 कर देंगे बाइंडिंग एनर्जी कितनी बाइंडिंग होगी? एनर्जी, यस। तो 39.108 बाइंडिंग एनर्जी। 931.42, 2 6 18 4 12 37 और 2 0 10 0 1 11 3 3 और कितने 3 डेसिमल डालने हैं तो 33.1। सर 39। अच्छा ये 7 है ना? हाँ ठीक है तो 39 पॉइंट याद है। अब सर मास से डिवाइड कर देंगे, पर निकल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। 7 कितना है? 5 सर 4 5.5 7। हाँ तो 5.6 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, गुड। आया समझ में? यस। क्यू है। देखो तुम्हारे जो न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है कैसे कैसे रिलीज हो सकती है। एक तो तुम्हारे हो सकते हैं कि भाई फोटोन निकलेंगे,
है ना। और क्या पॉसिबल है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई एंड पार्टिकल्स। मतलब मान लो अल्फा पार्टिकल निकला, बीटा पार्टिकल निकला, नया न्यूक्लियस बना, तो उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियस की एनर्जी का पार्ट है। आया समझ में। यस सर। तो मान लो तुम्हारा न्यूक्लियस एक्स कन्वर्ट हो रहा है न्यूक्लियस वाई में, करेक्ट है ना। यस सर। और प्लस जेड में कन्वर्ट हुआ मान लो, और प्लस एनर्जी रिलीज हुई, तो तुम्हारी एनर्जी कितनी होगी, क्यू के बराबर। इसको हम क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे, ठीक है। और अब जरा सोचो ये एनर्जी कितनी हो सकती है। तो दो तरीके हैं इसको समझने के। मेथड वन, मेथड वन तुम्हारा क्या है, डेल्टा एम निकाल लो, यानी कि मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ जेड कर दो। मान लो यहाँ पे मास ज्यादा है और यहाँ पे मास कम है, तभी तो एनर्जी रिलीज होगी, इसमें कोई डाउट। नहीं सर। तुम्हारे यहाँ पे क्यू आ जाएगा मेरे पास क्या, डेल्टा एम सी स्क्वायर, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। आया समझ में। हाँ सर। और तो दूसरा मेथड यहाँ पे क्या लगा सकते हो कि मान लो पहले मैं एक्स को ब्रेक कर रहा हूं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैंने उसके अलग कर दिया, ओके। पहले तुम एक्स को ब्रेक करोगे, ब्रेक एक्स, ओके। फिर तुम वापस उनको कंबाइन करके क्या बनाओगे, y प्लस जेड और प्लस क्यू, तो क्रिएट y एंड z, राइट। तो x को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी, उसको फिलहाल छोड़ दो। तो यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x रिक्वायर्ड होगी क्या। यस सर। अब y क्रिएट वो कितना रिलीज करेगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y रिलीज करेगा, और ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ z रिलीज करेगा, करेक्ट। ये यस सर। तुम्हारी एब्जॉर्ब होगी और ये तुम्हारी रिलीज होगी, करेक्ट। तो नेट रिलीज ऑफ एनर्जी कितना होगा तुम्हारा, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y प्लस सर। प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ z माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x लिख सकते हैं क्या। यस सर। इतना रिलीज हुआ इतना एब्जॉर्ब हुआ, तो नेट रिलीज कितना हो इसके बराबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये समझ में। यस सर। तो यहाँ पे तुम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर रहे हो और यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहे हो। दो तरीके हैं तुम्हारा क्यू वैल्यू निकालने के, कोई डाउट इसमें। ठीक है। अब तुम्हारा अगर Q ग्रेटर देन 0 है तो उसको बोलते हैं एक्सोअर्जिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर फेंकना, अर्जिक मतलब अर्ग मतलब एनर्जी, ठीक है। और Q लेस देन 0 को हम क्या बोलेंगे, एंडोअर्जिक रिएक्शन, ठीक है। ऐसा समझ लो। यस सर। यस सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही है। अच्छा सर, ये फिजन तो नहीं ना है? फ्यूजन भी हो सकता है, फ्यूजन भी हो सकता है, ऑल केसेस सब में ही वाले हैं, ठीक है। यस। यस ये तुम्हारा रिएक्शन का फॉर्मूला और ये एनर्जी सब जगह। अब यहाँ पे चलो एक चीज और थोड़ा बता दूं, लॉज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। पहला है तुम्हारा मास नंबर इज कंजर्व, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा एटॉमिक नंबर कंजर्व होगा। तीसरा है तुम्हारा मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना मास नंबर कंजर्व हो रहा है, मास कंजर्व नहीं हो रहा है, ये याद रखना।
ठीक है, मास नंबर में और मास में फर्क हुआ। मास नंबर मतलब बता रहे नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है। यस सर। तो मास नंबर कंजर्व, लेकिन मास कंजर्व नहीं होता, बल्कि मास एनर्जी इज कंजर्व होती है। तो समझ में आया? हाँ सर। मतलब मास कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में, एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है मास में, लेकिन टोटल मास एनर्जी अगर मिला के देखें तो वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए और आगे बाकी नेक्स्ट टाइम समझाता हूँ। यस थोड़ा सर। सा प्रैक्टिस करो, एचसी वर्मा सॉल्व करना शुरू कर दो इसकी। ओके, यस सर। इतने में तुम्हारे स्टार्टिंग के 10-15 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर।